अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देते गए, ये जो कंसिस्टेंसी रही है, रिटर्न वर्क आपको क्लास वे ऑफ लर्निंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे आपके 95% प्लस स्कोर कर रहे हैं। 95% स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से हो सकता है। ये वीक बच्चों के लिए आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? ये वर्ड आज के बाद मत बोलना। आप अपने बच्चे को भेजिए इंडिपेंडेंटली मार्केट से ग्रीन वेजिटेबल खरीदने के लिए और उससे बोलिए कि आज सारी सब्जी तुम्हें खरीद के लानी है। अगर वो बच्चा खरीद के ले आता है प्रॉपर, तो वो दुनिया का कोई भी एग्जाम पास कर सकता है। हो सकता है कि ये बच्चा जो सिंसियरली काम किया है, ये IAS IPS बन गया, ये भारत के भविष्य के बारे में डिसाइड कर रहा हो, सेक्रेटरी लेवल पे हो सकता है पहुंच जाए, डिसीजन मेकिंग में हो। कैसे पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जानता है कि ये एक सही अच्छा टीचर है या अच्छा कोचिंग है जहाँ पे वो एडमिशन ले सकता है, पढ़ सकता है? बेस्ट इज येट टू कम। नमस्कार सर, द इंडियन एजुकेटर्स बिहाइंड द ब्लैक बोर्ड में आपका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं रितेश सर, जो चैंपियंस एकेडमी के फाउंडर हैं। इनका एक्सपीरियंस 20 सालों का रहा है। सर कुछ अपने बारे में बताएंगे कि ये आपका जर्नी कब और कैसे शुरू हुआ? थैंक यू गौरव जी कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए बुलाया। जर्नी, ये जो कोचिंग की जो जर्नी है, कोचिंग इंडस्ट्री की जो जर्नी है, ये 2005 में स्टार्ट हुआ था जी। 2005 में मैं और मेरे एक मित्र हैं IIT बॉम्बे से, जुगल सर जी, हम लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था मथुरा में जी। जर्नी काफ़ी अच्छी रही है अभी तक और बहुत कुछ अभी करना बाकी भी है। 2005 में जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने, स्टार्ट करने से जस्ट पहले हम लोग बॉम्बे में किसी कोचिंग में काम करते थे और हमें था कि बॉम्बे में ही कुछ स्टार्ट करते हैं। फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, हम लोग मथुरा में स्टार्ट कर रहे हैं। 2005 में मथुरा में जब हम लोग आए तो वहाँ पे स्टार्ट किया हमने, इनॉग्रेशन हो गया जी। 5 बच्चों का फर्स्ट जो बैच हमें मिला 2 ईयर प्रोग्राम का 11-12 के लिए, हम ये कोचिंग हम लोगों ने IIT के लिए स्टार्ट किया। ओनली 5 स्टूडेंट्स के साथ पहले बैच में सिर्फ 5 बच्चे मिले। तो ये जो 5 बच्चे हैं, तो टीचर जो थे कुछ उन्होंने ऐसा बोल दिया कि 5 बच्चों का बैच है, ये पांडव बैच है। अच्छा, हम लोग बोले हाँ पांडव बैच है। पांडव जी। फिर अगले साल जब छठा बच्चा आया, गौरव शर्मा, तो ये कौन है? ये कर्ण है। अच्छा। और हम लोग ने, मैं और बाकी जो हमारे साथ में लोग थे, हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि अगर हम लोग IIT में बच्चों को सेलेक्ट करा पाए तो इस फील्ड में रहेंगे, अदरवाइज कुछ और काम किया जाएगा। अच्छा, मतलब अगर हुआ हाँ तो ठीक क्योंकि है। अगर बच्चों को IIT भेजने में सफल हो पा रहे हैं अपनी मेहनत से, तब तो ऑब्वियसली है कि कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इस फील्ड में रहने का जरूरत नहीं है जी। गौरव जी, हुआ ऐसा है कि जब फाइनल जो रिजल्ट आया 2 ईयर बाद, 2 साल के बाद जी, वो 6 के 6 बच्चे IIT में क्वालिफाई कर गए। 6 के 6 बच्चे, मैं बता रहा हूँ, 6 के 6 बच्चे, पहला बैच जो 6 के 6 बच्चे थे, 6 के 6 बच्चे IIT में क्वालिफाई कर गए उस टाइम पे। और एक बच्चा उसमें डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, अजय मौर्य। ओह ग्रेट। डिस्ट्रिक्ट टॉप किया 12th बोर्ड में, और बाकी के सारे बच्चे JEE में एडवांस में सेलेक्ट हो गए। तो ऐसे टीचर्स जिन्होंने पहला अपना बैच स्टार्ट किया 5 से 6 बच्चों के साथ और 6 के 6 IIT में सिलेक्शंस, ये हमारे असली रियल टीचिंग हीरो, अनसंग टीचिंग हीरो ऑफ इंडिया जी। बताएं सर। तो वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे मैंने आपका और भी पता किया था आपके बारे में, उसके बाद का भी बैच में आपने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देते गए। ये जो कंसिस्टेंसी रही है, क्योंकि 20 साल का ये जर्नी, 2005 से अभी हम लोग जब बैठे हैं, अराउंड 20 इयर्स जर्नी जो रहा आपका, इसमें एज ए टीचर्स आप अपने आप को कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं? एज ए टीचर मैं ये कह सकता, एज ए मेंटर मैं ये कह सकता हूँ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। द बेस्ट इज येट टू कम। बेस्ट जो है भी आना बाकी है, अभी बेस्ट आया नहीं है। यही चीज तो सर आपको ये बेस्ट बना रहा है, जो क्योंकि जब मैंने आपके रिजल्ट्स और कोचिंग के बारे में पता किया तो शॉकिंग रहा। अभी भी जो आप करा रहे हैं एकेडमिक, जो 10th 12th 9th 10th के लिए, इसमें हमने देखा है बहुत सारे आपके अच्छे रिजल्ट्स हैं और बहुत सारे बच्चे आपके 95% प्लस स्कोर कर रहे हैं।
कैसे 95% प्लस 95% स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से हो सकता है। फुल जिस दिन आए सारे सब्जेक्ट में 500 आउट ऑफ 500 आए, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ उस बच्चे ने कुछ अच्छा किया है, बेस्ट किया है। 95% कोई भी बच्चा ला सकता है अगर वो मन लगा के मन लगा के पढ़ाई कर ले, टीचर की बात मान ले, पेरेंट्स की बात मान ले। आज बहुत टीचर से हम लोग मिलते हैं, देखते हैं, बट 95% बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स ऐसे जानते हैं, बट 95% प्लस लाना इतना आसान भी नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं। तो कुछ तो होगा जो आपकी सीक्रेट टीचिंग स्टाइल, वो आप बताएं कि कैसे ये आप क्रैक करा पाते हैं 95% प्लस। देखिए 95% लाना, मैं सच में बोल रहा हूँ कि इसमें 95% क्या, मैं कह रहा हूँ कि आईआईटी में सेलेक्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आईआईटी में सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर कोई 2 साल 3 साल अगर 9th में ही अगर बच्चा अलर्ट हो जाए, और बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को करना पड़ेगा हेल्प। आप सोचेंगे कि कोचिंग भेज दिया, ट्यूशन भेज दिया, बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, बच्चा 95% ले आएगा, नहीं होगा जी। पेरेंट्स और बच्चे के बीच में दूरी बन रही है। बच्चा कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है गैजेट के पास, और वो गैजेट आपने ही दिलाया। अब गैजेट में जा रहा है तो वो डिस्ट्रैक्शन होगा, वहां पे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आजकल ये मोबाइल, और मैं आपको साफ साफ बता सकता हूँ कि इतने बच्चे मेरे पास, जो बच्चे क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा है जी, कुछ समझाओ सब कुछ समझ में आ रहा है, स्कूल के एग्जाम में परफॉर्म नहीं करते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि जी हमारा बच्चा तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, और आपने तो कहा था कि अच्छा परफॉर्म करेगा जी। जब बातें होती है तो पता चलता है कि हमने सर इसको ना लैपटॉप भी घर पे दिला रखा है, और यहाँ आने जाने के लिए मोबाइल भी दे रखा है। जिन बच्चों को पेरेंट्स को मैंने सजेस्ट किया कि भाई ये हटा दीजिए, मोबाइल और लैपटॉप बिल्कुल हटा दीजिए, जब रिक्वायर्ड हो कभी कभार आप दे सकते हैं, उन बच्चों का परफॉर्मेंस तुरंत ऐसे शूट अप करता है, उनका ग्राफ बिल्कुल ऐसे शूट अप करता है। डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन चीजों को आप बोल रहे हैं अभी हटा देने के लिए। बिल्कुल सर, वो तो टीन एज के बच्चे हैं, हम लोग तो बड़े हैं, फोन उठाते हैं कि मम्मी को कॉल करना है या घर पे कॉल करना है, पता चलता है कि जी कोई न्यूज आ गया, फिर वहां पे स्क्रॉल करके फिर वापस फोन रख देते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे फोन उठाया था किसी और को करने के लिए, किया भी नहीं हो। जी 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 जी, ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है, मेरे साथ तो हो रहा है, सबके साथ होता होगा सर, हमारे साथ भी आप ये समझिए। और वो तो बच्चे टीनेज वाले हैं जी, उनको क्यों नहीं डिस्ट्रैक्शन? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हमें देखना पड़ेगा, हमें टाइम देना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि नहीं सिर्फ मोबाइल छीन लो और जी वो क्या करेगा, तो क्या घर के 4 दीवारियों के बीच में बैठ के क्या करेगा वो जी, वो कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढेगा। बट आजकल जो है आप बोल रहे हैं कि मोबाइल को, लैपटॉप को, इस गैजेट्स को या आप दूर कर दीजिए जिससे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत सारे हैं, ऑनलाइन वीडियोस बच्चे देखते हैं, आपके यहाँ भी जो आते होंगे वो भी पढ़ते हैं, करते हैं, तो फिर वो कैसे देख पाएंगे, कैसे उससे प्रिपरेशन कर पाएंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने कि भाई एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ कि आप गैजेट से दूर रखिए जी, और एक तरफ ऑनलाइन क्लासेस रियलिटी है, ऑनलाइन जो चीजें अवेलेबल है वो आज की रियलिटी है जी। जो कंटेंट अवेलेबल है वो आपको इतने आसान तरीके से अवेलेबल है, 1 क्लिक पे अवेलेबल है जी, तो रियलिटी है और उसका यूज करने आना चाहिए। बच्चे मिसयूज कर पा रहे हैं, आप बताएंगे कैसे सही यूज उसका कर सकते हैं? जुडिशियस, इसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा बच्चे को, लाइक कि भाई आपका ये टाइम है, इस टाइम पे आपको देखना है। जैसे आपका बच्चे को ऑनलाइन उसकी क्लासेस है या उसको ऑनलाइन कुछ देर पढ़ना है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स को कि आप उसके कमरे में ही अपना लैपटॉप लेके या आप कोई नॉवेल लेके या न्यूज़पेपर लेके बैठ जाइए 2 घंटे के लिए कि बेटा आप पढ़ाई करो, मैं इधर बाकी का काम कर रहा हूँ। वो सिर्फ यूज करेगा, वो बच्चा मिसयूज कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने उसको कमरा बंद करके उसको अपने लैपटॉप दे दिया, वो अपने कमरे बंद करके पढ़ाई करेगा, फिर उसके बाद कुछ देर बच्चों अपने दोस्तों से चैट करेगा, फिर सोशल मीडिया पे वो सर्फिंग करता रहेगा। सर ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हैं, इनमें आप क्या कुछ बेनिफिट और ड्रॉबैक बताएंगे, कैसे क्या है? देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में या आजकल तो ये है कि डिजिटल बोर्ड आ गया है। हाँ जी, बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज। जैसे मैं ये बताऊं कि व्हाइट बोर्ड पे जो पढ़ाते हैं, व्हाइट बोर्ड पे जब पढ़ाते हैं तो टीचर को पूरा सब कुछ लिखना होता है, एवरीथिंग यू हैव टू राइट। तो कोई चैप्टर पढ़ाते वक्त हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक छूट जाए। वो टॉपिक कब याद आएगा? जब कोई क्वेश्चन में बच्चा फंसेगा,
फिर आपको याद आएगा कि अरे ये वाला टॉपिक अच्छा है, ये नहीं पढ़ा है, चलो जी फिर से पढ़ लो। लेकिन अगर जब आपके पास डिजिटल बोर्ड है, क्या करेंगे आप? कंटेंट पहले से ही रेडी है आपके पास, पीपीटी या पीडीएफ के फॉर्म में रेडी है जी। आपको एक बार पूरी तरीके से दिमाग लगा के मेहनत करके एक बार बनाना है। अब आपके पास टाइम लिखने में जो जा रहा था वो टाइम आप समझाने में लगा दिया, एनर्जी, यानी बच्चे के साथ आप ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा आप नजर रख सकते हैं, टॉपिक कोई अनकवर नहीं होगा, एडिशनल भले हमारा डिस्कशन हो जाएगा जी, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। हाँ। दूसरा कि आपके पास ज्यादा टाइम हो गया बच्चे को समझाने के लिए जी, लिखने के बजाय आप ज्यादा देर तक समझा सकते हैं। करेक्ट। टीचर को ये बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं हो कि जी हमने ये डिजिटल बोर्ड पे हमने लिखा है और इसमें सिस्टम है कि आप इनके मोबाइल पे आप ट्रांसफर कर दें इसका स्क्रीनशॉट, नहीं करना है। वो बच्चे को लिखना है। क्यों? ये बच्चे को लिखना है। लिखना क्यों सर? जब सॉफ्ट कॉपी अगर सर यहीं पे सारा रहस्य छुपा हुआ है जी, बताएं आप। किसी बच्चे का परफॉर्मेंस है, लोग इसके स्क्रीनशॉट, इसके पीडीएफ, इसके इमेजेस लोग भेज देते हैं बच्चे, फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा, अगर जो बच्चा बोर्ड अपने एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये मान के चलिए कि उसके पीछे सिर्फ एक चीज है, रिटन वर्क, रिटन वर्क, रिटन वर्क। कैसे? क्योंकि रिटन वर्क जब आप लिखते हैं ना जी, कोई चीज को आप लिखते हैं तो ये आपके परमानेंट मेमोरी में जाता है। अगर कोई आपने कोई चीज टॉपिक पढ़ा उसको लिखा बिना देखे तो ये आपका परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाता है जी। और सिर्फ आपने देखा, देख के रीड आउट कर लिया, फिर लिखा नहीं, तो ये आपके ऑप्टिकल मेमोरी में रहता है और ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा, फेड हो जाएगा। सर ऐसा प्रॉब्लम्स बहुत बार देखा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट उन बच्चों का मार्क्स अच्छा नहीं आ पाता है। रीजन बताएंगे कि? दो चीजें बस ध्यान रखना है। ऑनलाइन क्लास जब आप कर रहे हैं जी, तो बच्चे को बस ये ध्यान रखना है कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को रोक सकते हैं जी। आप रोक के नोट करते जाएं, साथ के साथ नोट करते जाएं, ना कि आप उसका स्क्रीनशॉट लें जी। आपको नोट करना है, समझना है, नहीं समझे दोबारा उसे वापस एक बार देख लीजिए। पहला पॉइंट तो ये। फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा है कि जो ना समझ में आए तो आपके स्कूल के टीचर होंगे या कोई आसपास कोई टीचर होंगे, उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिए, बहुत फाइनल होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे बच्चे मिस कर रहे हैं, ये 95% बच्चों के साथ हो रहा है कि बच्चे सोचते हैं कि भाई चलो मैं ना वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि बच्चे ने नोट्स नहीं बनाया है, स्कूल में भी नोट्स नहीं बनाया है, ट्यूशन में भी नोट्स नहीं बनाया है, वीडियो देखते रहते हैं, मल्टीपल टाइम देख लेंगे, जितने टाइम में हम लिखेंगे हाँ उतने हम वीडियो देख लेंगे, तो 2-3 बार वीडियो देख लेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी बच्चों के साथ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। बच्चे क्या सोच रहे हैं क्या कि जी वन शॉट वीडियो देख लेंगे, हाँ जी, मान लो 2 दिन ही बाद एग्जाम है, आज से वीडियो देखना स्टार्ट किया, मल्टीपल टाइम उसको देख, हाँ मैं यूट्यूब से देख रहा हूँ, वहाँ कोई मल्टीपल टाइम्स देख रहा हूँ जी। और फिर जब एग्जाम देने जाता है बच्चा, जब वीडियो देख रहा है तो देख रहा है कि जी सब कुछ समझ में आ गया, वाह क्या सर ने पढ़ाया है जी। जब एग्जाम देने गया तो वहाँ पे परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, बच्चा कंफ्यूज कि आखिर प्रॉब्लम किधर है। उसे लगा कि मेरे को तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन नहीं हो रहे मेरे से, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे को नहीं मिल पा रहा है, मैं उसका आंसर देता हूँ कि क्या हो रहा है। क्यों ऐसा होता है कि वहाँ? सर ऐसा है कि मूवी देखने हम लोग जाते हैं जी, मूवी जब देखने जाते हैं तो मूवी हमें जो पसंद आया मूवी तो बहुत पसंद आया, तो मूवी देखने के बाद हमें पूरे स्टोरी लाइन पता हो जाता है, उसके जो किरदार हैं उस मूवी के सारे हमें समझ में आ जाते हैं। कई बार हम लोग अपने फ्रेंड से डिस्कस भी करते हैं, यार इतनी अच्छी मूवी थी, ये सीन था, वो सीन था, बिल्कुल, तो रिकमेंड भी करते हैं कि तुम भी जाके मूवी देखो, राइट जी। अगर हम लोग मूवी देख के आए और मुझे बहुत पसंद आया, सारी स्टोरी लाइन मुझे पता है, सारे किरदार मुझे पता है, और मुझे बोल दिया जाए कि आप सारे डायलॉग्स लिख दीजिए, तो क्या मैं लिख पाऊंगा? नहीं। स्कूल के एग्जाम में मूवी देख के उसके डायलॉग्स लिखने हैं, यानी जो वन शॉट वीडियो देखा है उसके सारे डायलॉग्स लिखने हैं, समझ में आ गया, यही प्रॉब्लम है। उसके लिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप वीडियो भी देखिए, नोट्स बनाइए, लेकिन उस नोट्स का वापस रिटन वर्क, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब तक रिटन वर्क नहीं होगा तब तक परफॉर्मेंस नहीं होगा। रिटन वर्क जिसने कर लिया
उसका परफॉर्मेंस कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप चाहे written कोई भी। work हाँ, कीजिए, रिटन वर्क आपको क्लासिकल वे ऑफ लर्निंग करनी पड़ेगी। आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लर्न करना है, लिखना है। जब तक लिखेंगे नहीं, परफॉर्मेंस नहीं होगा जी, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और रिटन वर्क कर लिया तो परफॉर्मेंस रुकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं सकता। वीडियो देख रहे हैं और रिटन वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप एक तरीके से ये कह लीजिए कि आप सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं, खुद को बर्बाद कर रहे हैं, आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और मेंटली भी आप अपने आप को वीक कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि यार आप लगता है कुछ दिक्कत मेरे अंदर में ही है। सर ये वीक की जो बात कर रही है, वीक बच्चों के लिए आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? गौरव जी, सबसे पहले बात ना मैं ये बताऊं आपको कि कोई बच्चा वीक नहीं होता, कोई वीक नहीं होता, वीक नहीं होता, कोई वीक नहीं होता। तो फिर सर कमजोर बच्चे तो होते हैं। पेरेंट्स कई बार आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि मेरा बच्चा वीक है, हाँ। मैथ्स में वीक है। हाँ। मैं तुरंत बोलता हूँ कि भाई ये वर्ड आज के बाद मत बोलना। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं हो किसी को जी, मैं सिंपल सी एक बात बोलता हूँ कि कोई बच्चा अगर मार्केट से इंडिपेंडेंटली, आप अपने बच्चे को भेजिए इंडिपेंडेंटली मार्केट से ग्रीन वेजिटेबल खरीदने के लिए और उससे बोलिए कि आज सारी सब्जी तुम्हें खरीद के लानी है। अगर वो बच्चा खरीद के ले आता है प्रॉपर, तो वो दुनिया का कोई भी एग्जाम पास कर सकता है। आप पूछेंगे कि ये कैसे, सब्जी से खरीदने से इससे कैसे रिलेटेड? सर बिल्कुल सर, सब्जी खरीदने में बहुत सारे इक्वेशंस लगते हैं Like और वो सारे इक्वेशन सॉल्व करना होता है। अगर कोई कभी जीवन में सब्जी खरीदने नहीं गया है, मैं तो पेरेंट्स को बोलूंगा कि भाई आप अपने बच्चे को जो 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, उसे सब्जी खरीदने के लिए इंडिपेंडेंट भेज दो और उसे ये मत बताना कि कौन सी चीज कितनी खरीदनी है। सब्जी लेके आनी है, हरी सब्जियां या जाओ भाई, घर की सब्जियां पूरे वीक का सब्जी आपको लेके आना है। गड़बड़ कहाँ होता है? अरे मैं सर, समझ रहा हूँ आप सर। ये देखिए बच्चे क्या करेंगे, मैंने जो स्मार्ट होगा वो तो प्रॉपर जो धनिया पत्ता है वो 10 रुपए का ही लेगा। मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था जो आप कर रहे हैं, वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। जी बताएं आप। हरी मिर्च वो 5 या 10 रुपए का ही लेगा या 100 ग्राम लेगा। जी आलू 100 ग्राम नहीं लेगा, नहीं, वो 2 kg या 5 kg ऐसा लेगा। ही मेरे एक दोस्त गया, उसके पेरेंट्स ने बोला तो वो गया तो वो धनिया आधा किलो ले आया जी जी बिल्कुल। और जो ये तोरी होता है उसको 250 ग्राम ले आया। हाँ, तो और ये मिर्च इक्वेशन आधा आपको किलो समझ में ले आना आया। पड़ेगा। जी। अगर इतना किसी को समझ में आता है, इतना कोई स्मार्ट है, तो भारत का क्या दुनिया का कोई भी एग्जाम बहुत अच्छे से पास कर सकता है। सर यानी उसके पास इतना पता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे कितनी यूटिलिटी की है। सर ये तो है, बट कमजोर जो तो कम इसलिए मार्क्स लाते हैं देखिए, बच्चे। कम मार्क्स का मतलब ये है ना हाँ। कि ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि मुझे सारा सब्जेक्ट आता है। कई बार वो बोलते हैं कि कंप्यूटर भी पढ़ा दो, कि भाई नहीं आता मेरे को कंप्यूटर। अब आप इस टाइम पे ही मेरे से 4 क्वेश्चन पूछ लीजिए या 1 क्वेश्चन पूछ लीजिए चाइनीज में, तो मैं वीक हो जाऊंगा, बिल्कुल मैं वीक हो जाऊंगा, हाँ जी, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। हाँ भाई आप मुझे टॉपिक दीजिए, किसी के लिए भी मैं ये बात किसी भी बच्चे के लिए बोलता हूँ, उसको ट्रेंड कीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि कोई टॉपिक कोई बच्चा 1 घंटे में सीख लेगा इंटरेस्ट के बेसिस पे, किसी को 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन एक बार टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वो दोनों का जो लेवल होगा वो सेम होगा। टीचर को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि भाई ये सेक्शन है, ये 4 बच्चे हैं जिनको थोड़ा कम समझ में आया। अच्छा, आप उनको क्लास के बाद 10 मिनट रोक लीजिए, जी उनसे अलग से पूछ लीजिए। कई बार बच्चे ना बोल नहीं पाते कि मेरे को समझ में नहीं आया। क्यों? मैं बता रहा हूँ कि अभी का जो सिनेरियो है जी, बच्चों को लगता है कि मैं क्लास में कैसे डाउट पूछूं, इससे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो बच्चे खुल नहीं पा रहे। बहुत सारे प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों के पास, बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं। कोई बच्चा हो सकता है कि आपके क्लास में बिल्कुल शांत बैठा हो, जी, उसके अंदर क्या ज्वालामुखी चल रहा है आपको नहीं पता होगा, पेरेंट्स को नहीं पता होगा। जब कुछ कांड होगा तब पता चलेगा। जी। ये बुली पे मुझे एक बात याद आया। हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक बच्चा है जो 9th क्लास में पढ़ता है, तो उन्होंने उनका बच्चा एक दिन आया और पेरेंट्स अपने पापा से बोला कि मेरे स्कूल में बच्चे इस तरीके से बुली करते हैं। वो सिचुएशन क्या है कि बच्चा ना, उनका बच्चा रात दिन पढ़ते रहता है, पढ़ने में उसको मजा आता है, वो रिजल्ट होकर के जनरली पढ़ते रहता है, अच्छा स्टूडेंट्स है क्लास का, टॉपर्स स्टूडेंट्स में से है। तो उनको उनके बैचमेट्स जो हैं वैसे बच्चे, उन्होंने कहा कि तुम पढ़ के क्या उखाड़ लिया। ऐसे पेरेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि भाई ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आपके बच्चे ने आपसे आके इस तरीके का अगर पूछा है, जी, अगर सिनेरियो बताया है,
तो जी। पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना है और तुरंत उसके साथ बैठना है और टाइम देना है जी। और उससे वस्तु स्थिति से अवगत कराना है। क्या वस्तु स्थिति? भाई आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं और एक बच्चा जो है वो मजे भी कर रहा है। हाँ। तो सबसे पहले तो ये बताना है उस बच्चे को कि भाई देखो, अभी जो तुम्हें डिफरेंस दिखाई देगा वो तुम्हारे स्कूल के मार्क्स में दिखाई देगा। हाँ, यही है। हो इसमें सकता है कि कुछ वो मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं हो, बहुत ज्यादा होगा तो खुद ही बच्चा समझ जाएगा कि मैं सही हूं। लेकिन अगर कुछ मार्क्स का डिफरेंस है तो वो कंफ्यूजन में होगा कि भाई वो मजे कर रहा है, मैं भी क्यों नहीं मजे करूं। तो पेरेंट्स को ये भी बताना होगा कि भाई देखो, ये जो डिफरेंस है कि आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो और वो मजे करके पढ़ाई कर रहा है, जो रियल पिक्चर दिखेगा, जो रियल डिफरेंस दिखेगा वो डाउन द लाइन 10 ईयर्स के बाद दिखेगा, 15 ईयर्स के बाद दिखेगा कि आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जो काम दिया गया है आप उसे सिंसियरली कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो 10-15 साल के बाद ये बच्चा होगा भारत के जो एलीट वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके बीच में होगा। और दूसरा कहाँ होगा? जो मजे कर रहा था, आप समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है कि ये बच्चा जो सिंसियरली काम किया है, ये IAS IPS बन गया, ये भारत के भविष्य के बारे में डिसाइड कर रहा हो, सेक्रेटरी लेवल पे हो सकता है पहुंच जाए, इंडिया के लिए डिसाइड कर रहा हो, डिसीजन मेकिंग में हो। सर, आज के जो टीचर, यंग टीचर जो अभी आ रहे हैं और एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या एडवाइस होगा? देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये कि अच्छा टीचर बनने के लिए क्या करना है, सेम क्वेश्चन गौरव जी, मैं बोल रहा हूँ आपको, सेम क्वेश्चन मैंने अपने टीचर से पूछा था एक बार। जी। प्रोफेसर के मित्रा, जेवियर कॉलेज के मैथमेटिक्स के, जब आप करियर स्टार्ट किए थे। हाँ, मैं उनसे बहुत कनेक्टेड था। तो एक बार मैंने पूछा कि सर, अच्छा टीचर बनने के लिए क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? जी। तो उन्होंने कहा कि रितेश, अच्छा टीचर करने के लिए वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट। वेलफेयर तो मेरे को उस समय कम समझ में आया कि वेलफेयर क्या करना है, वेलफेयर क्या, पता नहीं क्या सर बता रहे हैं वेलफेयर। अरे बच्चा आएगा पढ़ने के लिए, मैं पढ़ाऊंगा, बच्चा घर चला जाएगा, इसमें वेलफेयर क्या करना है? मेरे पास आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से ही। हाँ जी। तो इसमें तो मैं सबके लिए करूंगा, इसमें उस बच्चे के लिए वेलफेयर क्या? हाँ। मतलब वो मेरे पास पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ाऊंगा ही। हाँ। ये चीजें बाद में मुझे धीरे धीरे समझ में आई, जब मुझे नए नए चैलेंजेस देखने को मिले। बच्चे का वेलफेयर का मतलब कि जब बच्चा आपके पास आ गया तो आपको सारा टेक केयर करना है, ईच एंड एवरीथिंग का मतलब क्या? पढ़ाने के अलावा बच्चे के मन के अंदर क्या चल रहा है, कहीं वो किसी चीज से परेशान तो नहीं है, वो वहां से भी आपको निकालना है। दूसरा हो सकता है कि बच्चा आपके क्लास में कम समझ पा रहा है, उस चीज पे बात कर लीजिए, उसको थोड़ा अलग से टाइम दे दीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ होते हैं। कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है जी, जो फाइनेंशियली स्ट्रेस में होंगे। हाँ जी। तो वहां पे भी आपको वेलफेयर देखना हर पड़ेगा। बैच में ऐसे बच्चे मिलेंगे आपको। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा वेस्ट से रहने वाला है, वो तो ठीक है, आपसे अप्रोच कर लेगा, जो आपके यहाँ डिस्क्रिप्शंस में डिटेल्स हैं। बट वैसे बच्चे जो रिमोटली, मतलब दूर दराज के हैं और फाइनेंशियली वीक हैं, उस तरह के बच्चे के लिए भी क्या आपका सपोर्ट और कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, रिमोटली जो बच्चे हैं, जो दूर दराज के बच्चे हैं, उनके लिए भी हमारे पास में कई मेरा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा होता है जी। तो वो बच्चे मुझे संपर्क कर सकते हैं, जो भी जिस क्लास के होंगे मैं उसके अकॉर्डिंग उनको वो बैच में इंक्लूड कर लूँगा। अच्छे टीचर या कोचिंग कैसे पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जान पाए कि ये एक सही अच्छा टीचर है या अच्छा कोचिंग है जहाँ पे वो एडमिशन ले सकता है, पढ़ सकता है? देखिए, उसका पता करने का कुछ पैरामीटर है। जी। जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पता करना है तो कोचिंग वाले से पूछेंगे तो वो बोलेगा ही कि हाँ जी मेरा तो बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल। आप वहाँ के बच्चे, आप जिस समय कोचिंग चल रहा हो उस टाइम पे आप चले जाइए, कोचिंग के बाहर 2-4 बच्चों से, उनके बच्चों से बात कर लीजिए, बता देंगे कि जी क्या चल रहा है अंदर। बच्चों के व्यवहार से आपको पता चल जाएगा कि जब कोचिंग से बच्चे बाहर निकल रहे हैं तो बिल्कुल उधम मचा रहे हैं या डिसिप्लिन वे में घर की तरफ जा रहे हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके के बच्चों का जमावड़ा है। करेक्ट। तो और दूसरा कि उनके यहाँ के रिजल्ट की सत्यता को जांच लें कि जो रिजल्ट वो बता रहे हैं क्या वो उनके यहाँ ही क्या है, सच में है या कुछ उसमें मैनिपुलेशन है।
ये 2-3 चीजें करके आप बड़े आराम से पता कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सर आप जैसे टीचर ही हमारे देश के असली अनसंग हीरो हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और Thank you, मनोज जी। थैंक यू सर। और ऐसे रियल स्टोरी देखने के लिए आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, द इंडियन एजुकेटर बिहाइंड द ब्लैक बोर्ड। आज के लिए धन्यवाद।